आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी भी बॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर से कहीं ज्यादा खतरनाक और खौफनाक है। हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की और उन 4 दशकों की जहां अंडरवर्ल्ड और राजनीति का एक बहुत ही हिंसक तरीके से आमना सामना होता है। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन घटनाओं का एक सिलसिला है जिसने देश के सबसे बड़े सूबे को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी क्राइम सिंडिकेट की नींव रखे जाने से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है उस चौंकाने वाले क्लाइमैक्स से जिसे लाखों लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर लाइव देखा। 15 अप्रैल 2023 की वो रात प्रयागराज की सड़कों पर कुछ ऐसा हुआ जिसने रातों रात एक युग का हमेशा के लिए अंत कर दिया। अगर पुलिस की एफआईआर पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह सब कितनी तेजी से हुआ। रात के 10:19 पर भारी सुरक्षा के बीच अभियुक्तों को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए निकाला जाता है। ठीक 10:35 पर वो मोतीलाल नेहरू अस्पताल पहुंचते हैं और फिर अस्पताल के गेट से महज चंद कदम आगे बढ़ते ही एक मामूली सी मेडिकल विजिट भयानक गोलीबारी में तब्दील हो जाती है। हुआ क्या था उस रात? 3 लोग लोकल मीडिया वालों के भेष में भीड़ में घुसे हुए थे। उन्होंने बाइट लेने का नाटक किया और अचानक अपने डमी कैमरे और माइक जमीन पर फेंक दिए। इसके तुरंत बाद सेमी ऑटोमेटिक हथियारों से बिल्कुल करीब से ऐसी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई कि अतीक और उसके भाई अशरफ की मौके पर ही मौत हो गई। इस क्रॉस फायरिंग के बीच मान सिंह नाम का एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब इस अंजाम तक पहुंचा कैसे? एक तांगा चलाने वाले का बेटा इतना पावरफुल सांसद कैसे बन गया? इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और देखना होगा कि इस खौफनाक साम्राज्य की असल में शुरुआत कहां से हुई थी। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय पर चलते हैं। गैंग 227 का उदय। ये उस इंसान की कहानी है जो किसी भी कीमत पर अपनी गरीबी से बाहर आना चाहता था। 1962 में जन्मे अतीक ने शुरुआत में ट्रेनों से कोयला चुराने का काम शुरू किया था, लेकिन ये छोटी मोटी चोरियां जल्द ही रेलवे स्क्रैप टेंडर हासिल करने के लिए ठेकेदारों को धमकाने में बदल गईं और फिर 1979 में महज 17 साल की उम्र में हत्या का पहला आरोप लगा। बस यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में यहीं से कुख्यात गैंग नंबर 227 की शुरुआत हो जाती है। 100 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस खौफ का मीटर है। आने वाले दशकों में इस क्राइम रिकॉर्ड का ऐसा विस्तार हुआ कि अपहरण, हत्या और रंगदारी के 100 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत बुक होने वाला यह पहला शख्स था। जरा सोचिए खौफ का आलम क्या रहा होगा। लेकिन जब क्राइम का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ता है तो पुलिस का दबाव भी बढ़ता है। एनकाउंटर से बचने के लिए एक बहुत ही सोची समझी रणनीति अपनाई गई, राजनीति को अपना सुरक्षा कवच बनाना। 1989 में निर्दलीय विधायक के रूप में राजनीति में एंट्री हुई और फिर तो जैसे जीत का सिलसिला चल पड़ा। कभी निर्दलीय, कभी समाजवादी पार्टी, तो कभी अपना दल से लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीते गए। और इस सफर का पीक आया 2004 में जब अतीक अहमद फूलपुर से लोकसभा सांसद बन गया। जी हां, ये वही फूलपुर सीट है जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू चुनाव लड़ा करते थे। सत्ता और अपराध का ये गठजोड़ देखने में अजेय लग रहा था, लेकिन कहते ना, हर साम्राज्य के पतन की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, और ये था वो टर्निंग पॉइंट। सांसद बनने के बाद अतीक को अपनी विधानसभा सीट छोड़नी पड़ी। उस पर हुए उपचुनाव में भाई अशरफ को खड़ा किया गया, लेकिन वो चुनाव हार गया। बीएसपी के राजूपाल ने वो सीट जीत ली। शायद ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद 25 जनवरी 2005 को विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हाई प्रोफाइल मर्डर ने पूरी कहानी पलट दी। अतीक और अशरफ इसमें मुख्य आरोपी बने। सियासी दबाव ऐसा बढ़ा कि 2008 में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और आखिरकार सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद तो जैसे हार का दौर शुरू हो गया। 2009, 2012, 2014 और 2019 तक आते आते हर चुनाव में सिर्फ करारी शिकस्त ही हाथ लगी। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है। चुनाव हारने और जेल जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि क्राइम का बिजनेस बंद हो गया था। सलाखों के पीछे से भी ये साम्राज्य फुल स्पीड में चल रहा था। 2018 का वो वाकया कौन भूल सकता है। उस वक्त अतीक देवरिया जेल में था। वहीं से मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन को किडनैप करने का आदेश दिया गया। हद तो तब हो गई जब उस बिजनेसमैन को सीधे जेल के अंदर लाया गया, प्रॉपर्टी के कागजों पर जबरन साइन करवाए गए और जेल के अंदर ही उसकी बुरी तरह पिटाई की गई। ये दिखाता है कि सिस्टम किस कदर लाचार हो चुका था।
इस खुलेआम गुंडागर्दी के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और उसे गुजरात की साबरमती जेल शिफ्ट किया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अतीत के गुनाह अब इस सिंडिकेट का तेजी से पीछा कर रहे थे। साल 2023 इस एम्पायर के लिए सबसे क्रूर और आखिरी साल साबित हुआ। 24 फरवरी को राजू पाल केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या हुई। इसके ठीक बाद 28 मार्च को अतीक को जिंदगी में पहली बार अदालत से कोई सजा मिली, उम्र कैद। और फिर 13 अप्रैल को उमेश पाल मर्डर केस के मुख्य आरोपी यानी उसके बेटे असद की एक पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद पूरा का पूरा खानदान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम था और वो फरार हो गई। बड़े बेटे उमर और अली पहले से ही लखनऊ और नैनी जेल में बंद थे। 2 छोटे बेटों को बालगृह भेज दिया गया और एक बेटा एनकाउंटर में मारा जा चुका था। और इसी के साथ कहानी वहीं लौट आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। 15 अप्रैल की वो रात, अपने बेटे के एनकाउंटर की मौत के महज 72 घंटे बाद अतीक अहमद प्रयागराज के उसी अस्पताल के बाहर खड़ा था। पकड़े गए तीनों नौजवान हत्यारों लवलेश, सनी और अरुण ने बाद में जो अपना मोटिव बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनका कहना था कि वो अतीक गैंग का सफाया करके स्टेट में अपना भौकाल बनाना चाहते थे। यानी जिस खौफ और हिंसा की शुरुआत गैंग 227 ने की थी, आखिरकार उसी हिंसा ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो अब ये पूरी कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि ये सिस्टम, राजनीति और क्राइम के उस बेहद खतरनाक गठजोड़ पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाती है, जो इतने सालों तक किसी को भी कानून से ऊपर समझने की आज़ादी देता रहा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।